नमस्कार। मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते अक्सर थोड़े पेचीदा होते हैं और इनमें विवाद होना भी काफी आम बात है। हाँ बिल्कुल। ये रिश्ते काफी नाजुक हो सकते हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही मामला देखा, नसीम अहमद बनाम दीपक सिंह 2025। और ये मामला एक बहुत बुनियादी लेकिन अहम सवाल उठाता है। कौन सा सवाल? सवाल ये कि क्या कोई किराएदार जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहा है उसी मकान मालिक के मालिकाना हक पर सवाल उठा सकता है, मतलब जिसने उसे वो जगह दी हो। बिल्कुल। और ये सवाल जो है ना, ये कानूनी तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इसी नसीम अहमद बनाम दीपक सिंह मामले की थोड़ी गहराई में जाएंगे। अच्छा। हमारे पास दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का पूरा ब्यौरा है, जिसमें संपत्ति अंतरण अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे कानूनों का जिक्र है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने क्या तर्क दिए। तो आज की इस चर्चा का हमारा मकसद क्या है? सिर्फ केस को समझना है या कुछ और भी देखेंगे? देखिए, मकसद सिर्फ केस समझना नहीं, बल्कि इसके जरिए कुछ बड़े कानूनी सिद्धांतों को समझना है। जैसे कोर्ट ने कैसे सोचा, वो किराएदार विबंध यानी टेरेंट एस्टॉपल का सिद्धांत क्या कहता है असल में। हाँ, ये स्टॉपल वाला शब्द मैंने सुना है। जी। और इस तरह के फैसलों का किराएदारों और मकान मालिकों दोनों के लिए क्या मतलब होता है, इसे आप एक तरह से कानूनी पहेली सुलझाना समझ सकते हैं। चलिए तो फिर सुलझाते हैं इस पहेली को। सबसे पहले ये मामला है क्या? नसीम अहमद बनाम दीपक सिंह, इसकी कहानी क्या है? कहाँ से शुरू हुआ ये विवाद? कहानी दिल्ली के करावल नगर की एक दुकान की है। किराएदार हैं, जैसा नाम से जाहिर है, नसीम अहमद, और मकान मालिक हैं दीपक सिंह। ओके। दीपक सिंह को ये दुकान असल में अपनी माँ श्रीमती गायत्री देवी से विरासत में मिली थी। तो शुरू में समझौता हुआ था कि किराया 600 रुपये महीना होगा। अच्छा, 600 रुपए। हाँ, जो बाद में शायद बढ़ के 780 रुपये हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, सामान्य किराएदारी जैसा। फिर झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ किराए के पेमेंट को लेकर। किराएदार मतलब नसीम अहमद का कहना था कि उन्होंने जून 2011 तक तो किराया दिया, लेकिन फिर मकान मालकिन ने किराया लेना बंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बकाया 20,280 रुपए का चेक भी भेजा था, पर वो कभी कैश नहीं हुआ। अच्छा, तो किराएदार का ये वर्जन है और मकान मालिक का? दूसरी तरफ थे दीपक सिंह। मां के देहांत के बाद 5 अप्रैल 2022 की एक वसीयत के आधार पर वो मालिक बने। उनका कहना था कि 2011 से कोई किराया मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, तो काफी लंबा अरसा हो गया। हाँ, और उनका आरोप था कि नसीम अहमद का दुकान पर कब्जा जो है वो गैर कानूनी है, अनधिकृत है। तो फिर मकान मालिक ने क्या किया? नोटिस वगैरह भेजा? जी, दीपक सिंह ने 20 जनवरी 2024 को किराएदारी खत्म करने का एक कानूनी नोटिस भेजा और साथ में ये भी मांग की कि जब तक दुकान खाली ना हो, नसीम अहमद 20,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराया दें। 20,000? 78 से सीधा 20,000? हाँ, उनके मुताबिक ये उस इलाके का मार्केट रेट था, मतलब नुकसान के हर्जाने के तौर पर। और फिर मामला यकीनन अदालतों में गया होगा। मैंने सुना ये कई अलग अलग कोर्ट से गुजरा। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा सा समझने वाला है कि सही कोर्ट तक मामला कैसे पहुंचा। थोड़ी दौड़भाग हुई इसमें। बताइए जरा। पहले कोशिश हुई दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम यानी DRCA के तहत बेदखली की, पर पता चला कि वो कानून करावल नगर इलाके में लागू ही नहीं होता। अच्छा, तो वो रास्ता बंद हो गया। हाँ, तो वो याचिका वापस लेनी पड़ी। फिर एक सिविल जज के पास मुकदमा दायर किया गया। लेकिन वहां भी कुछ दिक्कत आई? हाँ, दिक्कत आई पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की, मतलब आर्थिक क्षेत्राधिकार की। ये क्या होता है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन? आसान शब्दों में, हर जज के पास एक लिमिट होती है कि वो कितने मूल्य तक के केस सुन सकते हैं। इस मामले में दुकान और किराए का कुल मूल्यांकन किया गया करीब 6,20,000 रुपए। ठीक है। और वो जज साहब की जो लिमिट थी वो सिर्फ 3 लाख रुपए तक की थी। तो ये मामला उनकी लिमिट से बाहर था। ओह, तो वहां से भी केस वापस लेना पड़ा? जी, ये दिखाता है कि सही मूल्यांकन करके सही कोर्ट चुनना कितना जरूरी है। समझ गई। तो आखिरकार केस कहाँ गया? सही जगह कौन सी थी? आखिर में मामला पहुंचा डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट के पास। वहां मूल्यांकन 7,60,130 रुपए बताया गया, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था। चलो, सही कोर्ट मिल गई आखिर। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आया। कमर्शियल कोर्ट ने पूरी सुनवाई करने की बजाय सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC के ऑर्डर 12 रूल 6 का इस्तेमाल किया। ऑर्डर 12 रूल 6? ये क्या है? कोई शॉर्टकट जैसा है क्या? हाँ, कह सकते हैं। एक तरह का कानूनी शॉर्टकट ही है ये नियम कहता है कि अगर केस के दौरान कोई पार्टी, मतलब एक पक्ष, कुछ अहम बातें साफ तौर पर मान लेता है, जैसे इस केस में किराएदारी का होना, या फिर उसके इनकार बहुत गोलमोल हों,
स्पष्ट ना हो तो अदालत उन मानी हुई बातों के आधार पर ही फैसला सुना सकती है, पूरी गवाही और जिरे की जरूरत नहीं। अच्छा। तो इस मामले में कोर्ट ने इसी नियम के तहत मकान मालिक के पक्ष में कब्जे का आदेश दे दिया। ये हुआ 22 जुलाई 2025 को। लेकिन एक मिनट, किराएदार ने ये तो नहीं माना था कि उसने किराया नहीं दिया, और वो तो वसीयत पर भी सवाल उठा रहा था। फिर कोर्ट ने शॉर्टकट क्यों अपनाया, किस आधार पर? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर मामले का सबसे अहम कानूनी पहलू सामने आता है। किराएदार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। ओके। उनकी दो मुख्य दलीलें थीं अपील में। पहली कि कमर्शियल कोर्ट का क्षेत्राधिकारी नहीं बनता था, फिर से वही ज्यूरिसडिक्शन वाला मुद्दा। अरे, फिर से? हाँ, और दूसरी कि दीपक सिंह जिस वसीयत के आधार पर मालिक बने हैं वो वसीयत ही नकली है, जाली है। ओह, तो किराएदार अब सीधे सीधे मकान मालिक के मालिकाना हक को ही चुनौती दे रहा था। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं पर एंट्री होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 की। अब नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ये धारा 122 है। धारा 116 या 122। हाँ। ये धारा किराएदार विबंध या अंग्रेजी में कहें तो टेनेंट एस्टॉपल के सिद्धांत को स्थापित करती है। किराएदार विबंध, एस्टॉपल, ये सुनने में थोड़ा भारी सा है। आसान शब्दों में क्या मतलब हुआ इसका? बहुत आसान है। देखिए, ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से बतौर किराएदार कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है? हाँ। तो जब तक आप उस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं, आप उसी व्यक्ति के मालिकाना हक पर सवाल नहीं उठा सकते। जिसने आपको किराएदार बनाया, आप उसी के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि आप जिस छत के नीचे किराएदार बनकर आए, उसी छत की नींव पर सवाल नहीं उठा सकते। ये एक तरह का किराएदारी के रिश्ते का बुनियादी भरोसा है। तो इसका मतलब नसीम अहमद, जिन्होंने दीपक सिंह की मां से दुकान किराए पर ली थी, वो अब दीपक सिंह के मालिकाना हक पर सवाल नहीं उठा सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि वो हक तो उन्हें मां से ही मिला था, वसीयत के जरिए। जी हाँ, हाई कोर्ट ने बिल्कुल यही माना। जहां तक वसीयत के जाली होने के आरोप की बात है, कोर्ट ने उसे सिर्फ एक खोखला दावा माना। क्यों? क्योंकि किराएदार के पास इसका कोई सबूत नहीं था। कोई सबूत नहीं दिया उन्होंने? नहीं, और ना ही किसी और कानूनी वारिस ने, जैसे दीपक सिंह के भाई बहन वगैरह ने, उस वसीयत को कभी चैलेंज किया था। तो कोर्ट ने साफ कहा कि ये एस्टॉपल का सिद्धांत इसीलिए बनाया गया है, कोर्ट, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किराएदार कब्जे को बढ़ाने और वैध बेदखली को विफल करने के लिए किराएदारी का दुरुपयोग ना करें। अनकोट। मतलब किराएदार नाजायज फायदा न उठाएं। ये तो किराएदार के लिए काफी सख्त नियम लगता है। मतलब अगर वाकई में मकान मालिक का टाइटल, उनका मालिकाना हक सच में गड़बड़ हो, तब भी किराएदार कुछ नहीं कर सकता। ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, एस्टॉपल का सिद्धांत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसके अपवाद भी हैं। जैसे अगर ये साबित हो जाए कि किराएदारी धोखाधड़ी या जबरदस्ती से शुरू हुई थी, या मान लीजिए मकान मालिक का टाइटल खत्म हो गया हो किराएदारी शुरू होने के बाद, या फिर किराएदार को किसी तीसरे आदमी ने बेदखल कर दिया हो जिसका हक मकान मालिक से बेहतर हो। अच्छा, ऐसे अपवाद है? हाँ, लेकिन सामान्य हालात में, और खासकर जब किराएदार ने खुद उसी मकान मालिक या उसके पिछले मालिक से कब्जा लिया हो, तब यह सिद्धांत बहुत मजबूती से लागू होता है। इस केस में हाईकोर्ट को लगा कि किराएदार कोई ठोस वजह नहीं दे पाया एस्टॉपल से बचने की। ठीक है, तो एस्टॉपल की वजह से किराएदार का जो मुख्य बचाव था वो तो खारिज हो गया। हाँ। अच्छा, कोर्ट ने और क्या जरूरी बातें कही? मैंने सुना है किराए में बढ़ोतरी पर भी कुछ कहा था। हाँ, वो भी एक दिलचस्प पहलू था। कोर्ट ने न्यायिक संज्ञान लिया, जुडिशियल नोटिस कहते हैं इसे। जुडिशियल नोटिस? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अदालतें कुछ ऐसे तथ्यों को बिना सबूत मांगे भी सच मान सकती हैं, जैसे सूरज पूरब से उगता है, या दिल्ली जैसे शहरों में वक्त के साथ किराया बढ़ता है। ये कॉमन नॉलेज है। अच्छा, तो कोर्ट ने मान लिया कि दिल्ली में किराया बढ़ता है? हाँ, कोर्ट ने कहा कि जगजाहिर बात है। तो इसका मतलब मकान मालिक ने जो 20,000 रुपए महीने का मूल्यांकन मांगा था हर्जाने के तौर पर, वो कोर्ट को सही लगा। कोर्ट ने कहा कि ये मूल्यांकन मनमाना नहीं लगता, खासकर तब जब किराएदार ने खुद ये माना था कि पास की ही एक दुकान 2018 में 7,000 रुपए महीने पर किराए पर दी गई थी। ओह, किराएदार ने खुद माना था ये? जी हाँ। तो कोर्ट ने सोचा कि अगर 2018 में पास की दुकान 7,000 पर थी, तो 2024-25 में 20,000 की मांग बहुत ज्यादा नहीं है, और इससे वो जुरिसडिक्शन वाला मुद्दा भी हल हो गया। कैसे? क्योंकि इस 20,000 के हिसाब से जो कुल मूल्यांकन बना 7,60,130 रुपए, वो कमर्शियल कोर्ट के दायरे में आता था। तो किराएदार की वो दलील भी खारिज हो गई। वाह, मतलब एक तीर से दो निशाने। अच्छा,
कोर्ट ने किराएदार के बदलते हुए तर्कों पर भी कुछ कहा था। वो आपने बताया था शायद डोमिनस लीटिस और एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट। हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने यहाँ 2 और कानूनी सिद्धांतों का जिक्र किया। पहला डोमिनस लीटस। डोमिनस लीटिस इसका मोटा मोटा मतलब है मुकदमे का मालिक, यानी जो व्यक्ति मुकदमा दायर करता है, वादी, आमतौर पर उसे ये तय करने का हक होता है कि वो अपने मामले का मूल्यांकन कितना रखे और किस अदालत में जाए, बशर्ते वो मूल्यांकन जानबूझकर गलत ना हो। ठीक है। और दूसरा एप्रोबेट क्या था वो? एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट, इसका मतलब है कि आप एक ही वक्त में हाँ और ना नहीं कह सकते। मतलब आप एक ही कानूनी कार्रवाई में 2 बिल्कुल उल्टी बातें नहीं कह सकते। अच्छा, कैसे लागू हुआ ये यहाँ? देखिए, किराएदार ने पहले निचली अदालत में क्या कहा कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि मूल्यांकन ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा। हाँ। फिर हाई कोर्ट में अपील में क्या कहा कि मूल्यांकन असल में कम है, 20,000 महीना गलत है, ताकि हाई कोर्ट का कमर्शियल वाला ज्यूरिसडिक्शन ना बने। हाँ ये तो सच में हाँ और ना एक साथ हो गया। मतलब पहले कहा मूल्यांकन ज्यादा है, फिर कहा कम है। बिल्कुल, जैसे कोई कहे कि आइसक्रीम सेहत के लिए खराब है और अगले ही पल खुद आइसक्रीम खाने लगे। सही मिसाल है। कोर्ट ने कहा कि कानून किसी को अदालत के साथ ऐसा कभी गरम कभी नरम, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड वाला रवैया अपनाने की इजाजत नहीं देता। आपने एक बार जो स्टैंड ले लिया, आमतौर पर आपको उसी पर टिके रहना होता है। समझ गए। तो इन सब बातों को मिला दें अगर, तो निचली अदालत का वो जो शॉर्टकट वाला फैसला था, ऑर्डर 12 रूल 6 वाला, वो क्यों सही ठहराया गया हाई कोर्ट में? क्योंकि हाईकोर्ट ने देखा कि उस फैसले के लिए जो 3 शर्तें जरूरी थीं, वो पूरी हो रही थीं। कौन सी 3 शर्तें? पहली, मकान मालिक किराएदार का रिश्ता होना चाहिए, जो किराएदार ने खुद माना था। ये कानूनी रूप से समाप्त हो जानी चाहिए। और वो कैसे माना कोर्ट ने? यहीं पर एस्टॉपल लागू हो गया, क्योंकि किराएदार मकान मालिक के टाइटल को चैलेंज कर नहीं सकता था एस्टॉपल की वजह से, और उसने किराया न देने या नोटिस न मिलने का कोई ठोस सबूत भी नहीं दिया था, तो अदालत ने माना कि किराएदारी कानूनी तौर पर समाप्त हो चुकी है। अच्छा। तो कोर्ट ने देखा, रिश्ता माना हुआ, किराया कानून लागू नहीं और किराएदारी खत्म मानी गई, इसलिए बिना पूरी लंबी सुनवाई के कब्जे का फैसला देना जायज था। ऑर्डर 12 रूल 6 सही लगा। ये तो हुआ कब्जे का आदेश, लेकिन किराएदारी खत्म करने की जो सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, वो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106, उसका क्या रोल है इसमें? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 106 तब काम आती है जब किराएदारी के लिए या तो कोई लिखित एग्रीमेंट ना हो या एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड ना लिखा हो। ये धारा बताती है कि किराएदारी खत्म करने के लिए कितने समय पहले नोटिस देना होता है। कितना समय देना होता है? अगर प्रॉपर्टी खेती या मैन्युफैक्चरिंग के लिए किराए पर दी गई है तो उसे साल दर साल की किराएदारी मानते हैं। उसे खत्म करने के लिए 6 महीने का नोटिस देना होता है, जो साल के आखिर में खत्म हो। 6 महीने काफी लंबा है। हाँ, लेकिन बाकी सभी कामों के लिए, जैसे दुकान या घर, चाहे रहने के लिए हो या बिजनेस के लिए, उसे महीने दर महीने की किराएदारी माना जाता है और इसे खत्म करने के लिए सिर्फ 15 दिन का नोटिस काफी होता है। अच्छा, सिर्फ 15 दिन? हाँ, 15 दिन का नोटिस जो महीने के अंत में समाप्त हो। और ये नोटिस कैसा होना चाहिए? क्या ईमेल से भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर? कानून कहता है कि नोटिस लिखित में होना चाहिए। उस पर नोटिस देने वाले या उसके एजेंट के साइन होने चाहिए। भेजने के तरीके हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं या हाथ में दे सकते हैं। अगर किराएदार लेने से मना कर दे तो? अगर वो ना मिले या लेने से मना करे तो उसके घर के किसी अडल्ट फैमिली मेंबर या नौकर को दे सकते हैं। और अगर ये सब भी ना हो पाए तो प्रॉपर्टी पर किसी ऐसी जगह चिपका सकते हैं जहां से वो आसानी से दिख जाए। ठीक है, ये तरीके हैं। लेकिन इस केस में मकान मालिक ने शायद सीधे मुकदमा ही दायर कर दिया था, है ना? क्या वो काफी था? अलग से नोटिस नहीं भेजा? हाँ, और यहीं पर इस फैसले का एक और बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आता है, शायद सबसे अहम में से एक। वो क्या? हाई कोर्ट ने साफ किया कि बेदखली का मुकदमा दायर करना ही अपने आप में धारा 606 के तहत किराएदारी समाप्त करने का पर्याप्त कानूनी नोटिस माना जाता है। सच में? मतलब अलग से 15 दिन का नोटिस भेजना हमेशा जरूरी नहीं है? हमेशा जरूरी नहीं है। ये एक स्थापित कानूनी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसे दोहराया है। तो सीधा कोर्ट केस भी नोटिस का काम कर देता है? बिल्कुल। अगर मकान मालिक ने सीधा कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो जिस दिन किराएदार को कोर्ट का समन मिलता है उसी दिन से यह मान लिया जाता है कि उसे कानूनी नोटिस मिल गया है और उसकी किराएदारी समाप्त हो गई है। ये तो मकान मालिकों के लिए काफी सुविधाजनक हो सकता है। हाँ, जो नोटिस भेजने की औपचारिकताओं से बचना चाहें उनके लिए एक रास्ता है।
तो जब किराएदारी समाप्त हो जाती है, चाहे वो 15 दिन के नोटिस से हो या सीधा मुकदमा दायर होने से, तब किराएदार की कानूनी स्थिति क्या होती है, वो क्या कहलाता है? उस वक्त किराएदार अनधिकृत कब्जादार, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट बन जाता है, या कानूनी भाषा में कहें तो टेनेंट एट सफरेंस, सहनशीलता पर किराएदार, अगर वो मकान मालिक की मर्जी के बिना कब्जा बनाए रखता है। टेनेंट एट सफरेंस, सहनशीलता पर किराएदार। हाँ, इसका मतलब है कि उसका कब्जा अब कानूनी नहीं रहा, वो मकान मालिक की सहनशीलता पर वहां है। आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए थे पहले, होल्डिंग ओवर और टेनेंसी एट सफरेंस। इनमें क्या फर्क है? सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, बारीक सा फर्क है पर अहम है। देखिए, मान लीजिए किरायानामा खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन किराएदार रुका रहा और मकान मालिक ने अगला किराया ले लिया, या किसी और तरह से इशारों में या चुप रहकर ही सही उसके बने रहने पर सहमति दे दी, तो इसे कहते हैं आगे कब्जा रखना या होल्डिंग ओवर। ऐसे में ये माना जाता है कि किराएदारी उन्हीं पुरानी शर्तों पर जारी है, महीने दर महीने। अच्छा, अगर सहमति है तो होल्डिंग ओवर। बिल्कुल। लेकिन अगर किरायानामा खत्म होने के बाद मकान मालिक ने कोई सहमति नहीं दी, ना किराया लिया, ना हाँ कहा, और किराएदार फिर भी जमा हुआ है, तो वो है टेनेंट एट सफरेंस, सहनशीलता पर किराएदार। और उसका कब्जा गलत है। हाँ, उसका कब्जा गलत है। मकान मालिक उसे कभी भी निकलने को कह सकता है बिना कोई नया नोटिस दिए। समझ गई। तो नसीम अहमद के मामले में जब मुकदमा दायर हुआ और एस्टॉपल भी लागू हो गया, तो उनकी स्थिति टेनेंट एट सफरेंस वाली बन गई? बिल्कुल सही। और इसीलिए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया, उनकी अपील खारिज कर दी और उन्हें 3 महीने के अंदर दुकान खाली करने का आदेश दिया। 3 महीने का समय दिया खाली करने के लिए? जी। कोर्ट का मानना था कि जब किराएदारी मानी जा चुकी है, किराया कानून लागू होता नहीं और किराएदार का मुख्य बचाव यानी मालिकाना हक पर सवाल कानूनी तौर पर वर्जित है, बार्ड बाय एस्टॉपल, तो मामले में कोई विचारणीय मुद्दा, कोई ट्राइबल इशू बचा ही नहीं था जिस पर लंबी सुनवाई की जरूरत हो। तो संक्षेप में निपटारा, समरी डिस्पोजल उचित था। जी बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का, इस केस के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं जो इस केस से निकल कर आती हैं। बताइए। पहली, किराएदार विबंध, टेनेंट एस्टॉपल, एक बहुत मजबूत सिद्धांत है। ये मकान मालिक के लिए एक ढाल जैसा है। किराएदार के लिए कब्जे में रहते हुए उसी मकान मालिक के टाइटल पर सवाल उठाना लगभग नामुमकिन है जब तक कोई बहुत ही खास असाधारण परिस्थितियां ना हों। ठीक है, पहला पॉइंट एस्टॉपल। दूसरा, मुकदमा ही नोटिस है। बेदखली का मुकदमा दायर करना अपने आप में किराएदारी खत्म करने का कानूनी नोटिस माना जा सकता है। अलग से 15 दिन का नोटिस देना हमेशा जरूरी नहीं। ओके। दूसरा पॉइंट, सूट इज नोटिस। और तीसरा, स्पष्ट स्वीकारोक्ति, मतलब त्वरित निर्णय। अगर किराएदार मुख्य बातें मान लेता है, जैसे किराएदारी का होना और उसका बचाव कानूनी तौर पर कमजोर या वर्जित है, जैसे एस्टॉपल की वजह से, तो अदालतें ऑर्डर 12 रूल 6 के तहत बिना पूरी सुनवाई के भी फैसला दे सकती हैं। ये तीनों बातें किराएदारी के मुकदमों के लिए काफी अहम है। बिल्कुल। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि कानून कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। एक तरफ मकान मालिक के अधिकार सुरक्षित रहें, उनकी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग ना हो, और दूसरी तरफ किराएदार को भी कानून की प्रक्रिया का संरक्षण मिले, उसे मनमाने ढंग से बेदखल ना किया जाए। धारा 106 जैसी प्रक्रियाएं, एस्टॉपल का सिद्धांत, ये सब इसी संतुलन का हिस्सा हैं। एस्टॉपल ये सुनिश्चित करता है कि किराएदारी के रिश्ते का गलत फायदा उठाकर कानूनी प्रक्रिया को बेवजह लंबा ना खिंचा जाए। ये मामला किराएदार विबंध के सिद्धांत पर तो काफी गहराई से बात करता है, लेकिन ये मुझे सोचने पर भी मजबूर करता है। क्या वाकई ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जहां किराएदार के लिए कब्जे में रहते हुए भी मकान मालिक के मालिकाना हक को चुनौती देना जरूरी और शायद न्यायसंगत भी हो? ये सोचने वाली बात है। मतलब भले एस्टॉपल का सिद्धांत हो, सोचिए अगर किराएदार को किराएदारी शुरू होने के बाद में पता चले कि मकान मालिक ने वो संपत्ति ही किसी धोखाधड़ी से हासिल की थी, या कोई और असली मालिक सामने आ जाए जिसका हक बेहतर हो। कानून इस मुश्किल संतुलन को कैसे देखता होगा, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।